अच्छा, चलें हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। हमने अभी तक देखा है कि हम ग्रुपिंग कंटेंट्स के अंदर जो भी ग्रुप्स बना रहे हैं उसकी हम हाइट और विड्थ किस तरीके से देते हैं, हाइट और विड्थ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, क्या क्या तरीके हैं देने के, ठीक है, पिक्सल्स में या परसेंटेजेस में, और मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ हम क्यों देते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट हमने देखा। फिर हमने देखा कि हम प्रॉपर्टी मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट क्यों दे रहे होते हैं, ठीक है, उसकी भी क्या वजह है। फिर ओवरफ्लो हो रहा होता है अगर हमारा कंटेंट, तो उसके लिए हम हिडन और स्क्रॉल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि हम हाँ बॉर्डर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसका साइज़ देते हैं हम, उसका डॉटेड है या क्या है स्टाइल देते हैं हम, उसका कलर देते हैं, उसकी विड्थ बॉर्डर की डिफरेंट बॉर्डर के चारों साइड की विड्थ हम अलग अलग बॉर्डर राइट विड्थ, बॉर्डर बॉटम विड्थ, लेफ़्ट विड्थ जो है हम क्लॉकवाइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज से मुराद है कि क्लॉक अगर टॉप टू राइट फिर बॉटम और लेफ़्ट चलता है तो इस तरीके से हम टॉप राइट और लेफ़्ट बॉटम और लेफ़्ट की बॉर्डर विड्थ दे सकते हैं। इसी तरीके से हम बॉर्डर का कलर भी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम बॉर्डर्स क्रिएट करें उसकी ये सारी स्टाइलिंग है। फिर उसके बाद ये सॉलिड है, उसका स्टाइल क्या है, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, ऑफसेट, ये सब हमने देखा। फिर बॉर्डर के कलर्स देने का भी वही तरीका है कि आप सिंगल कलर भी दे सकते हैं, हेक्सा कोड में भी कलर के नेम के साथ भी, या आरजीबी में भी दे सकते हैं, और चारों बॉर्डर्स के अलग अलग आप कलर्स दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम बॉर्डर का रेडियस क्रिएट करते हैं ताकि उसके एजेस कर्व हो जाएं, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पैडिंग का, ठीक है। पैडिंग हम डिस्कस करेंगे। तो पैडिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, एक मिनट आप लोग वेट करें जी। जो पैडिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है, पैडिंग ये होती है कि हमारा कोई भी कंटेंट है, सपोज ये कंटेंट है, ठीक है, इसमें ये इसका जो बॉर्डर है, इसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से इसके टेक्स्ट तक के जो बीच का गैप है, ये चीज़ कहलाती है पैडिंग, ठीक है। क्या चीज़, हमारा जो भी डिवीजन है उसका हमने, या जो भी ब्लॉक है उसका जो बॉर्डर क्रिएट किया है, या उसका जो बॉर्डर है उससे उसके टेक्स्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितने पिक्सल में है, कितने परसेंट में है, वो हमारे पास पैडिंग कहलाता है। तो हम चारों तरफ की पैडिंग डिफरेंट भी डिफाइन कर सकते हैं और सेम भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल इनकी दिखा देता हूँ कि क्या दी हुई है। इसी यही एग्जांपल जो हमने की हुई है इसके अंदर में आप देखेंगे कि 20 पिक्सल्स इसकी पैडिंग दी हुई है। अगर मैं इसकी पैडिंग हटा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए पैडिंग जीरो पैडिंग, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी पैडिंग रख दूँ तो वो क्या होगी, पैडिंग 1 पिक्सल, 1 पिक्सल करूँगा तो मेरे पास थोड़ी सी इसकी पैडिंग आ गई। अगर मैं इसको 3 पिक्सल करूँगा आप देखेंगे कि ये थिंग डिफरेंट हो गई। इस तरीके से मैं ये लैब की एग्जांपल है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स गिवन है, उनके अंदर एक में पैडिंग यूज़ हो रही होगी और एक में नहीं हो रही होगी। अच्छा, ये आप देखेंगे कि हमारे पास जो पैराग्राफ है ना, दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पैराग्राफ्स हैं, सबकी दोनों की विड्थ जो कंटेंट की है वो 275 पिक्सल है, और जो बॉर्डर्स 2 पिक्सल के सॉलिड क्रिएट हो रहे हैं और ये उसका कलर है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो एग्जाम्पल वाला क्लास
पैराग्राफ की क्लास जिसमें एग्जाम्पल गिवन है उसके अंदर हमारे पास पैडिंग 10 पिक्सल की गिवन है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले के अंदर नहीं है। तो आपको डिफरेंस इसमें मालूम होगा कि वो क्या है। ये देखें, अब ये दो पैराग्राफ्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर पैडिंग यूज़ नहीं हुई, तो ये बिल्कुल एंड टू एंड हमारे पास चल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे ये एंड टू एंड चल रहा है, इसमें बॉर्डर और इनके दरमियान में गैप नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ से सेंटर में हो गया है। आप देखेंगे वो किस वजह से, वो इस वजह से कि ये हमारे पास हमने यहाँ पे पैडिंग डिफाइन की हुई है। अगर मैं इसकी पैडिंग 10 पिक्सल से हटा के और ज़्यादा कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये 20 पिक्सल हो गई। ये चारों तरफ से 20 पिक्सल इसने और छोड़ दी। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ जो कंटेंट हमने जिस तरीके का लिखा हुआ है इसमें ये वेयर एज यहाँ पे पूरा नहीं आ सकता, तो इसने लाइन ब्रेक कर दिया। बस ये वजह है। बाकी अगर मैं इसको वेयर एज की बजाय तो ये देखिए, ये चारों तरफ से हमारे पास पैडिंग क्रिएट हो गई, इसको हम पैडिंग कहते हैं। अब चारों तरफ की मैं डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग भी दे सकता हूँ, जैसा कि आपको देख सकते हैं। ये देता हूँ तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ये देखें, हर तरफ से पैडिंग डिफरेंट हो गई। वही जो हमने प्रॉपर्टीज़ में विड्थ के अंदर देखा था कि बॉर्डर्स की विड्थ हम क्लॉकवाइज दे देते हैं, चारों तरफ की कलर्स बॉर्डर के दे सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने कंटेंट एरिया की ग्रुप की पैडिंग भी क्लॉकवाइज चारों तरफ की डिफरेंट दे सकते हैं कि ऊपर से पैडिंग 10% छोड़ दो, 10 पिक्सल छोड़ दो, ठीक है, 5 पिक्सल्स राइट बॉटम से और 1 पिक्सल लेफ्ट से। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 पिक्सल का सिर्फ डिस्टेंस छोड़ा। लेकिन यहाँ पे आप देखें 1 पिक्सल भी दिया है तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, जबकि ऊपर वाले में बिल्कुल नहीं है, एंड टू एंड चल रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है आपके पास पैडिंग। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पैडिंग और एक चीज़ होती है मार्जिन। जब आप आगे भी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर जाएंगे, वेब यूआई यूएक्स डेवलपर जाएंगे कहीं जॉब करने, तो यूआई यूएक्स डेवलपर से बेसिक सवाल यही होता है उसका टेस्ट करने के लिए कि आप बताएं पैडिंग और मार्जिन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि पैडिंग में और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। ये तो चीज़ थी कि हमारे पास ये पैडिंग क्या है, कि ये इसके अंदर इंटरनल जो डिस्टेंस हम दे रहे हैं इसके बॉर्डर का कंटेंट की जाती है, ये चीज़ पैडिंग है। मार्जिन क्या है, मार्जिन ये दो डिविजन्स के दरमियान का जो गैप है, या ये अपर डिवीजन का आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द वेब पेज है इससे कितना डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे भी कोई होता तो चारों तरफ से कितना कितना डिस्टेंस है, बाहर का आउटर डिस्टेंस कितना है, वो चीज़ कहलाती है मार्जिन। इंटरनल के वाले डिस्टेंस कहलाता है पैडिंग। इसको भी हम देखते हैं। आपके अगर मैं मार्जिन क्रिएट करता हूँ तो ये तो हमने पैडिंग देख लिया। या फिर मार्जिन में भी वही टॉप बॉटम राइट लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें दो दो पैराग्राफ दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किसके ऊपर अप्लाई हो रही है चीज़ और किस पे ट्राई करके ये प्रॉपर्टीज चेक कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, आप लोग को आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? आवाज़ में तो कोई इशू नहीं है? आवाज़ आ रही है सबको मेरी? सर यस सर, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर कट रही है ना आवाज़ तो वो तो आपका इंटरनेट का इशू होगा, बाकी अगर आवाज़ क्लियर है तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्जिन देने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक पैराग्राफ सादा दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया है एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। अब दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर, एक उसकी विड्थ होगी, बॉर्डर होगा, उसकी कोई ना कोई पैडिंग होगी, ठीक है।
लेकिन जो पैराग्राफ एग्जाम्पल है इसमें इन्होंने मार्जिन 20 पिक्सल की दे दी है कि ये चारों तरफ से 20 पिक्सल, लेफ्ट से चार, राइट से, टॉप बॉटम चारों तरफ से 20 पिक्सल्स का तो वैसे ही रहा, इसके अंदर भी पैडिंग है, इसमें भी पैडिंग है, इसका बॉर्डर, लेकिन इसको ऊपर से भी इस दोनों के दरमियान 20 पिक्सल्स का इसने मार्जिन दे दिया, इधर से भी इसने 20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, नीचे कोई अगर ब्लॉक होता तो वहाँ से भी 20 पिक्सल दे देता। ये राइट पे थोड़ा सा इसलिए चला गया क्योंकि इसने यहाँ एंड ऑफ दी पेज से 20 पिक्सल मार्जिन दिया है, इसके ऊपर जो डिवीजन था या ग्रुप था उससे 20 पिक्सल मार्जिन दिया है। तो आउटर जो हम डिस्टेंस दे रहे होते हैं डिफरेंट डिविजन्स के दरमियान, वो हमारे पास एज अ मार्जिन क्रिएट होता है, और इनर जो डिस्टेंस होता है कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान वो पैडिंग होता है। तो ये पैडिंग और मार्जिन को आपने अपने दिमाग में, जहन में बैठा के रखना है कि ये क्या क्या काम होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस मार्जिन के अंदर भी हर जगह का मार्जिन डिफरेंट दे सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट का मार्जिन में दे दूँ, टॉप का दे दिया 20, ठीक है, बॉटम का भी 20। पैराग्राफ की विड्थ ही 200 पिक्सल है। अच्छा, तो इस तरीके से आप चारों तरफ की मार्जिन भी डिफरेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये मार्जिन है, फिर पैडिंग है, इनको अपने जहन में अपने बिठा के रखना है कि पैडिंग में और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। फिर हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आती है। अच्छा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है, यहाँ पे लिखा है कि द डिस्प्ले प्रॉपर्टी अलाउज यू टू टर्न इन इनलाइन एलिमेंट इनटू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और वाइस वर्सा, and can also be used to hide an element from the page. The this value of the property can uh, take our inline block in or inline block। अच्छा, ये हमारे पास क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई भी कंटेंट है, उसको उसको डिस्प्ले करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, जिसके हमारे पास अंदर वैल्यूज इनलाइन और ब्लॉक भी दे रहे होते हैं या नन भी दे रहे होते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट से मुराद टैग्स, और कुछ इनलाइन टैग्स होते हैं। इनलाइन टैग्स से क्या मुराद है, इनलाइन टैग्स जैसे कि हम मैं ये पैराग्राफ के अंदर इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये बोल्ड से क्या होगा, सिर्फ इसके आगे का जितना कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बोल्ड का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है लेकिन लाइन ब्रेक नहीं कर रहा। ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, जैसे बोल्ड है या इटैलिक है या अंडरलाइन है यू। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे टैग्स इन लाइन एलिमेंट्स हैं कि ये हर लाइन के अंदर अप्लाई, उसी उस लाइन के ऊपर ही अप्लाई कर देता है। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ ओपन किया और पैराग्राफ को क्लोज किया, और जब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा तो वो क्या करेगा कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ के अंदर भी एक पैराग्राफ बना दिया सपोज, आप ये देखें, और उसको भी क्लोज कर दिया। तो ये पैराग्राफ के अंदर भी, पैराग्राफ में आप देखेंगे, अच्छा ये तो हम काम ही डिफरेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अच्छा खैर, बस सिंपल बात ये है कि जहाँ पे ये जैसे पैराग्राफ है, तो जब अब मैं दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करूँगा तो वो उसी लाइन से स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन वो लाइन ब्रेक कर देगा। ऐसे हेडिंग है,
एक हेडिंग के बाद मैं दूसरी हेडिंग दूंगा तो वो लाइन ब्रेक कर देगा, सेम लाइन के अंदर नहीं आएगा, यानी कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो हर टैग का एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा होता है, एक ग्रुप क्रिएट हो रहा होता है, एक बॉक्स क्रिएट हो रहा होता है, तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है, H1 H6 ये सारे, ठीक है, और इस तरीके के मल्टीपल टैग्स हैं। तो वो हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, और इनलाइन वो होते हैं कि जो किसी भी ब्लॉक लेवल टैग के अंदर ही अप्लाई हो जाए, इनलाइन। तो इसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यूज है हमारे पास इनलाइन या ब्लॉक, ये हमारे पास क्या कर रही होती है कि किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट के अंदर भी चेंज कर सकती हैं। अगर मैं कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, या जैसे कि हमने पिछली लैब में भी देखा था कि लिस्ट है, या लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उसमें वो हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है, हमारे पास अगर मैं कोई लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं एलिमेंट्स डालता हूँ। होगा क्या, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेगा मेरे पास पेज पे। जैसे कि हम जब यहाँ जाएंगे तो आप देखें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। अनऑर्डर्ड सी लिस्ट क्रिएट करेगा कि जो जब एक लिस्ट का एलिमेंट ख़त्म हुआ तो उसने नेक्स्ट लाइन पे ले आया, ठीक है, जब जैसे तो ये चीज़ एक इसने लिस्ट का एल आई जो है ना, ये पहला वाला और क्लोजिंग, इसको एक एज अ ब्लॉक कंसिडर किया, यानी कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है लिस्ट। तो इसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लॉक लेवल को इन लाइन में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये होम, अबाउट अस, ये सब एक ही लाइन में आ जाए। इन लाइन करने के लिए मैं इसकी अंदर आपके पास एल आई के अंदर, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास क्या थी, डिस्प्ले, ठीक है, मैं इसका डिस्प्ले क्या होगा, ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये चीज़ है कि हम किसी भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में और किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन के अंदर चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसका ही डिस्प्ले के अंदर लिस्ट है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस होम को बीच में से या अबाउट अस को कुछ टाइम गायब कर दूँ। उसके लिए क्या है, मैं इसको कोई क्लास दे दूँगा सपोज, क्या करूँगा, डॉट इनविजिबल में मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। ये देखें, ये हुआ क्या हमारे पास कि ये देखें, मैंने अगर इसके अंदर से कुछ टाइम के लिए इसको अबाउट अस को गायब करना था या हटाना था, रिमूव करना था, तो मैंने टैग लगा रहने दिया। मैंने सिर्फ उसकी जो क्लास थी इनविजिबल रख के या कोई भी नाम रख के उसको उस लिस्ट के उस एलिमेंट को उसका डिस्प्ले इनलाइन जैसे हमने किया, ब्लॉक किया, इस तरीके से मैं अगर नन कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, अपनी इसकी ये जगह से गायब हो जाएगा और ये बाकी टैग्स पीछे आ जाएंगे। तो ये हम प्रॉपर्टी जो हमारे पास डिस्प्ले की है, इससे हम इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक, ब्लॉक को इनलाइन नन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखें, एक ये भी एग्जांपल गिवन है जैसी मैंने अभी दी है, इसको भी आप लोग रन करके देखिएगा कि क्या काम हो रहा होता है डिस्प्ले के अंदर। और भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं,
वहाँ पे एक्सप्लोर करें कि क्या क्या होती हैं। एक सेकेंड, जैसे ये यहाँ पे गिवन है कि ये, अगर मैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप दराज पे या अमेज़ोन पे कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए एक प्रोडक्ट है सपोज़, जैसे कि हो गया ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये एक सेक्शन बना हुआ है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, इस एक सेक्शन की हमारे पास उसके अंदर एक इमेज भी आ रही है, ठीक है, उस इमेज के साथ एक उसका हेडिंग आ रही है, ये इसका प्राइस आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका जो प्राइस है वो कुछ देर के लिए गायब कर दूँ, ये पूरा का पूरा मैं इसको हटाऊँ नहीं, मैं सिर्फ प्राइस को गायब कर दूँ। तो मैं इसके जो हेडिंग के अंदर प्राइस दिया हुआ है, तो हेडिंग के टैग को वहाँ पे CSS में डिफाइन करूँगा हेडिंग, और हेडिंग की प्रॉपर्टी के अंदर मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा, तो उसका प्राइस कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही होती है कि कोई अ, आप उसके पूरे के पूरे लेआउट को नहीं छेड़ेंगे, पूरे के पूरे ब्लॉक को गायब नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका प्राइस कुछ टाइम के लिए हाइड करना चाह रहे हैं तो आप इसका रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले का एलिमेंट हमें दे रहा होता है। अच्छा, इस तरीके से डिस्प्ले के बाद हमारे पास विजिबिलिटी की एक प्रॉपर्टी आती है कि हम कोई भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम उसकी विजिबिलिटी विजिबल भी कर सकते हैं कि वो शो हो एलिमेंट, या फिर हिडन कर सकते हैं। अब हिडन के अंदर, और ये जो हमने यहाँ पे नन देखा था, इन डिस्प्ले को हम नन कर रहे हैं या फिर उसकी विजिबिलिटी को हिडन कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस लिखा हुआ था, तो अबाउट अस जब हमने उसकी डिस्प्ले नन किया, तो ये कंटेंट पीछे आ गया और अबाउट अस की जगह ही चली गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट अस हो, लेकिन वो सिर्फ विजिबल ना हो, उसकी जगह ना जाए, ये अपनी जगह पे ही रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन कर दूँगा। मैंने इसकी, जैसे ये है, तो हम इसकी कमिंग सून वाली जो है क्लास, इसकी डिस्प्ले को नन किया हुआ है। सर्विसेज, होम प्रोडक्ट सर्विसेज अबाउट अस कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन सर्विसेज की जो क्लास है मेरे पास, ये सर्विसेज वाले में ये कमिंग सून को मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि इसकी डिस्प्ले नन हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से गायब हो गया। लेकिन मैं इसका डिस्प्ले नन करने की बजाय मैं इसका साथ क्या करूँ, हिडन कर दूँ, तो क्या होगा मेरे पास, ये होगा तो, लेकिन वो दिखेगा नहीं, ठीक है, उस टाइम के लिए वो चीज़ वो एलिमेंट गायब हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह वहीं पे रहेगी। जब मैं चाहूँ कि मैं इसको हिडन की जगह वापस विजिबल कर दूँ, तो ये होता है कि आप ये प्रॉपर्टीज़ हर टैग के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ लिखे होते हैं। आप कभी, आपने वेबसाइट रनिंग वेबसाइट है, कोई चीज़ विजिबल करनी है, कोई हिडन करनी है, तो आप टैग्स कुछ नहीं छेड़ेंगे, कोड को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ विजिबिलिटी के अंदर, विजिबल के अंदर इसको विजिबल कर दिया, या फिर इसको आपने हिडन कर दिया, ठीक है। विजिबल करेंगे तो ये वापस दिखने लगेगा, दोबारा इसको आप हिडन करेंगे, कोड को नहीं छेड़ेंगे, उसके टैग्स पूरा लेआउट उसका उसकी CSS लिखी रहेगी, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये आपका बड़ा काम दे रहा होता है आपको आगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है, हमने देखी कि हम ग्रुप जब कंटेंट करते हैं तो उसके हर ग्रुप की अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन जो कर रहे होते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसकी विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले सेट कर सकते हैं उसका, ठीक है, उसको मार्जिन उसकी डिफरेंट दे सकते हैं, उसकी डिफरेंट पैडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है, फिर उसको उसके बॉर्डर्स दे सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइलिंग कर किस तरह कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर्स दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ वगैरह दे सकते हैं, फिर हम ओवरफ्लो से किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, फिर मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट दे सकते हैं, और विड्थ मिनिमम मैक्सिमम दे सकते हैं, एक फिक्स्ड विड्थ और हाइट हम किसी भी कंटेंट एरिया की दे सकते हैं। तो ये पूरी हमारी
लैब के अंदर आज ये सारा हमने चीज़ें देखी, ठीक है? कि फिर पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, हमने ये देखा कि हम कोई भी कंटेंट है, उसकी पैडिंग हम किस तरीके से दे रहे हैं कि इंटरनल जो हमारे पास कंटेंट का इंटरनल एरिया है, उसकी हम उसके अंदर जो डिस्टेंस है, जो बॉर्डर से लेके आपके बॉर्डर से लेके जो कंटेंट एरिया तक का जो डिस्टेंस है वो पैडिंग है, ठीक है? इस तरीके से उसकी आप टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, बॉटम पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है? वो क्लॉकवाइज़ आप सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से मार्जिन है, मार्जिन जो है 2 डिविजन्स के दरमियान या फिर अगर एक ही डिवीज़न है तो उसकी और आपके अ, जो टॉप ऑफ द वेब ब्राउज़र है और लेफ्ट ऑफ द ब्राउज़र है, इससे आप कितना उसका मार्जिन सेट कर रहे हैं। तो वो आप पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो ये मार्जिन्स हैं, ठीक है? सारे मार्जिन्स आप अलग-अलग भी दे सकते हैं। टॉप बॉ मार्जिन अलग दे सकते हैं, राइट मार्जिन अलग दे सकते हैं, बॉटम मार्जिन अलग दे सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन अलग दे सकते हैं। तो इन चीज़ों की आप लोग थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें, जितनी एग्ज़ाम्पल्स गिवन हैं, इन सारी एग्ज़ाम्पल्स को एक-एक को रन करके देखें कि क्या-क्या आउटपुट जनरेट हो रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर और उनकी वैल्यूज़ चेंज करने से क्या-क्या वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अ, एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्पल गिवन है सॉल्व्ड, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की हैं, ये सब की सब लिखी हुई हैं, ठीक है? इसके अंदर इंटरनल सीएसएस अप्लाई हुई हुई है, ठीक है? उसमें एक बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ गिवन है, 80% हो, ठीक है? स्क्रीन का 80% फ़ॉन्ट साइज़ हो, ठीक है? और फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास ये इस्तेमाल हो सकें, ये स्पेसिंग हो उसके दरमियान वर्ड्स के, बैकग्राउंड कलर हमारे पास हेक्सा कोड उसका गिवन है, फिर पेज का एक हमारे पास डिवीज़न बना हुआ है, उसकी जो हमारे पास ये आईडी गिवन डिफ़ाइन की हुई है, उसके अंदर ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है, ये बैकग्राउंड कलर है, मिनिमम मैक्सिमम विड्थ क्या है, कोई लोगो का हमारे पास नाम से कोई आईडी बनी हुई है, ठीक है? ईएम जो है ना वो आपके पास हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके इस लैब में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम परसेंटेज देते हैं, जैसे हम पिक्सल देते हैं, उस तरीके से हम ईएम भी एक वैल्यू देते हैं। मैं आपको यहाँ पे लैब नंबर 2 थी आई थिंक। एक सेकंड वेट। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक सेकंड, कोई क्वेश्चन आया हुआ है चैट में। ईएम क्या होता है सर? सर जैसे पिक्सल ये एक सीक्वेंस पिक्सल होता है ईएम। ईएम बेटा ये होता है कि आपकी कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है ना, या तो आप उसके पिक्सल्स डिफाइन कर रहे हैं कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा है, इसका स्टैंडर्ड साइज जो है वो 16 पिक्सल के ऊपर होता है। अब आप इसकी परसेंटेज अगर देंगे तो परसेंटेज वाला ही काम ईएम भी कर रहा होता है। ईएम एक तरीके से उसका स्ट्रेस डिफाइन कर रहा होता है कि एम्फेसाइज इसकी कितना किया जा रहा है टेक्स्ट को। ईएम फॉर एम्फेसाइज, एम्फेसाइज कितना दिया जा रहा है वो उसकी है, और उसकी जो हम आगे वैल्यू देते हैं वो जैसे 1.2 दिया हमने, तो मतलब कि वो आपकी जो
एक तरीके से अगर अगर हमने 1 दिया सपोज एम्फेसाइज, तो वो क्या हो रहा होगा, 100% जारी होगी। ठीक है, 1.2 का मतलब है कि 120% जारी। 120% का क्या मतलब है कि ये 16 पिक्सल का अगर हमारे स्टैंडर्ड साइज है, तो 16 पिक्सल्स का आप 120% कर दें, ठीक है, तो वो 1.2 EM हो जाएगा। तो EM मतलब है एम्फेसाइज, वो भी आप दे सकते हैं। ज़्यादातर कॉमनली जो है ना वो एम्फेसाइज की जगह या तो परसेंटेज यूज़ हो रहा होता है या फिर पिक्सल यूज़ हो रहा होता है, लेकिन सही है, आपको पता होना चाहिए कि एम्फेसाइज भी ये काम कर रहा होता है। अच्छा, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री सॉर्ट एग्जांपल एक गिवन है, इसको आप लोग रन करके देखिएगा कि इसमें क्या क्या काम हो रहा होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल, एक सेकेंड, इनलाइन इंटरनल CSS गिवन है। ठीक है, बॉडी के लिए अलग, पेज के लिए पेज की एक आईडी अलग बनी हुई है, लोगों की अलग है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अलग प्रॉपर्टीज गिवन है, लिस्ट के लिए अलग गिवन है, पैराग्राफ की अलग गिवन है। इन सबको आप चेक करें कि ये क्या क्या काम कर रही होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एक HTML गिवन है। ठीक है, उसमें सब कुछ में लिंक्स गिवन है। ठीक है, ये href करके लिंक गिवन है, इमेज गिवन है। तो ये आप रन करके देखें, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देखें, ये आपकी टास्क में इंक्लूड नहीं है। अगर हमारी लैब चल रही होती तो हम इसको क्लास में करवाते, ये लैब टास्क में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, नेविगेशन हेडर फुटर ग्रेड, अच्छा हमने वो डिस्कस किया था नेविगेशन हेडर फुटर को, कि हम नेविगेशन हेडर फुटर के अंदर ये है कि हमारा ये वेब पेज के अंदर ये सबसे ऊपर का जो एरिया है वो हेडर होता है। ठीक है, सबसे बिलो जो एरिया होता है वेबसाइट का, जब आप बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे चले जाएं, तो वो फुटर का एरिया होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ज़्यादातर कॉमनली मेन्यू जो गिवन होता है, नेविगेशन बार, वो यहाँ पर भी होता है और कभी कभार यहाँ पर भी होता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आप डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन करके उनको क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग डिफाइन करके उसको नेविगेशन बार को आप लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं, ऊपर भी अलाइन कर सकते हैं, मार्जिन उसके डिफरेंट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर आपका कंटेंट का एक टैग होता है, वो कंटेंट में क्या हो रहा होता है, वो आपका कंटेंट सेंटर में कंटेंट एरिया होता है, फिर यहाँ पे साइड बार होते हैं ज़्यादातर। तो इन सब के लिए आप इनको डिविजन्स के थ्रू भी इनकी आईडीज़, इन हेडर के नाम से, फुटर के नाम से और नेविगेशन और इनके नाम से डिवीजन के अंदर भी आईडीज़ दे सकते हैं। और आप चाहें तो इनके हमारे पास बिल्ट इन, हमने लास्ट लैब में देखा था कि बिल्ट इन टैग्स भी हैं हेडर के नाम से, कि उसमें आप सिर्फ हेडर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो उसकी हेडर के अंदर आप डिफाइन कर दें, और जब आप CSS उसकी करेंगे तो आपको आईडी क्लास वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। आपका बस हेडर जो है उसको आप वहाँ जाके CSS में जिस तरीके से डिफरेंट टैग्स को डिफाइन करते हैं, वैसे हेडर के टैग को आप डिफाइन कर दें। उसकी ये जो है वो अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए और उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, ये सब कुछ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग करके देख लें। और उसकी हमारे पास लास्ट जो हमने लैब हेडर फुटर वाली की थी, उसमें एक सप्लीमेंट्री सॉल्व्ड एग्जांपल भी थी। वो उसमें आप लोग ने हेडर फुटर सारी चीज़ें उसमें करके दिखाई हुई थी। आप जब उसको रन करके देखेंगे तो आपको बेटर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह काम हो रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सप्लीमेंट्री एग्जांपल तो आप लोग अपने लिए कर लें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। उसके अलावा हमारे पास जो ये लैब है, इसका लैब का एक हमारे पास लैब टास्क है। लैब टास्क में आप लोगों ने क्या करना है कि ये जिस तरीके से आपको इमेज गिवन है, इस इमेज की आपने एक तरीके का रेप्लिका बनाना है। इस इमेज को आपने देखना है कि यहाँ पे ये एक हेडर गिवन है। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कोई इमेज नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है। सिंपल आप एक चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई इमेज या कलर्स डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से एक सेंटर के अंदर यहाँ से मार्जिन देके, यहाँ से मार्जिन देके, ठीक है, और इसका एक बॉर्डर क्रिएट करके, अच्छा आप चाहें तो एक पूरी बॉडी का एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस बॉडी को मार्जिन दे दें। फिर उस बॉडी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बना दें, या डिफरेंट उस बॉडी के अंदर डिफरेंट हेडर फुटर का टैग दे दें, उसकी यहाँ विड्थ ये दे दें, हाइट ये दे दें,
इसकी फुटर की विड्थ और हाइट डिफरेंट दे दें, साइड बार की विड्थ 300, हाइट ये दे दें। तो ये इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कितनी देनी है, नेविगेशन की कितनी दे दें। तो जब आप एक के बाद एक बनाएँगे तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, पहले हेडर फिर नेविगेशन फिर फुटर। तो इस तरीके से आप इनकी डिफरेंट हाइट्स देके ये किस तरीके का लेआउट क्रिएट करें। ये बैकग्राउंड कलर एक दे दें, ठीक है? तो इसके अंदर जितनी आज तक हम अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जैसे कि मार्जिन्स हैं दोनों साइड के। अब देखें हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने मार्जिन दिया तो वो चारों तरफ एक ही मार्जिन। यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि क्लॉकवाइज मार्जिन देते हैं, तो उसमें हम टॉप का अगर हम बिल्कुल 0 दे दें, ठीक है, या 1 दे दें, आपका राइट और लेफ्ट का सेम मार्जिन दे दें, बॉटम का भी कोई मार्जिन ना दें, तो हमारे पास ये इस तरीके से सेंटर में आ जाएगी इमेज। तो आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ दे के इसको इस तरीके का लेआउट क्रिएट करें, फिर कोई ना कोई पैडिंग दें, जो कंटेंट कोई डमी कंटेंट इसके अंदर आप लिख दें, चाहें तो इमेज डाल दें। लेकिन बेसिक अच्छा इसमें जितनी स्टाइलिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो करें, वो आपकी हेल्प होगी, आप लोगों को आसानी होगी, आप लोगों को आगे आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। लेकिन बेसिक टास्क जो है ना इस लैब का वो ये है कि आपने इस तरीके का एक लेआउट क्रिएट करना है। उसके लिए भी उसके अंदर भी आपको आसानी ये दे दी है कि आपके पास ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं और ये पूरा इसकी एचटीएमएल लिखी हुई है। इसमें हेडर ये है, नेविगेशन फिर सेक्शन, और उसकी सारी क्या-क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कितनी-कितनी होनी चाहिए वो भी लिखी है। सिर्फ़ उसको आपने ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना सीएसएस में जाके अप्लाई करनी है। ये है एचटीएमएल का पूरा इस तरीके के स्ट्रक्चर बना के उसमें ये अप्लाई करके इस तरीके का एक लेआउट क्रिएट करना है। और अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट स्टाइलिंग इमेजेस और कलर्स और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बेसिक लेआउट इस तरीके का आपने एक क्रिएट ज़रूर करना है जिसमें मार्जिन्स, पैडिंग्स वगैरह यूज़ हो रही हैं और जितनी चीज़ें हमने आज लैब में पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। इस तरीके का एक लेआउट बनाना है, बस ये इस लैब का एक ही टास्क है। अगर आप चाहें अंदर कंटेंट फिल करना तो कर लें, ठीक है? और उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें तो कर लें, नहीं भी करेंगे तो ये लेआउट अगर आप प्रॉपर एक क्रिएट जिस तरीके का यहाँ बना हुआ है, इस तरीके का एक लेआउट भी क्रिएट कर देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएँगे। तो कोशिश करें आप इस लैब को जितनी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, इसका थोड़ा-सा रिविज़न करें। रिविज़न करके सारी एग्ज़ाम्पल्स को रन वगैरह करके देखें तो ये तो बहुत आसानी से आप क्रिएट कर लेंगे, आपको ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं, ठीक है? तो इसको आपको सबमिट करने का आपके पास कल तक का टाइम है, कल रात तक का। मेरे पास मीटिंग का भी टाइम 1 मिनट का और रह गया है, तो जब ये 1 मिनट का बात ख़त्म हो तो आप समझिएगा आपकी लैब ख़त्म हो गई है, अटेंडेंस वगैरह सबकी लग गई है, ठीक है? और उसके बाद आप लोग आराम से लीव कर सकते हैं। कल रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम होगा, 11:59 तक का। कल रात, आज का भी पूरा दिन है, कल का भी है, इसको एक्सप्लोर करें। डिफरेंट इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं उनकी अलग-अलग वैल्यूज़ देके देखें, ठीक है? फिर बाकी जो कंटेंट है मैंने आपकी लैब शेयर कर दी है, तो बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट लैब में सर मिलेंगे, इस सिर्फ लैब ये को एक ही यहीं पे असाइनमेंट है, वाइंड अप करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये एक ही सवाल करना है ना, मतलब हाँ, ये एक बस ही सिर्फ़ असाइनमेंट सिर्फ़ है। सिर्फ़ एक ही इसका टास्क है, इस लैब का, ठीक है? बाकी इस लैब को हम वाइंड अप करेंगे अगर और आप सर लोग चाहें तो। सप्लीमेंट्री जी, वो उसको आप सप्लीमेंट्री नहीं करनी सर? अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर लें। आपका उसमें जब ये करेंगे ना तो आपको ठीक है सर।